नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रशिया, चाइना, टर्की, ईरान ये सब कंट्रीज़ मिलके डॉलर के यूज़ को कम क्यों करना चाहते हैं और डॉलर की जो माइट है जिसकी वजह से यूएस आज के टाइम में किसी भी कंट्री पर सैंक्शंस लगा पा रहा है, उसके खिलाफ ये सारे कंट्रीज़ क्या कदम उठा रहे हैं और क्या ये यहाँ पे कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स ला भी पाएंगे या नहीं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyIQ.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं जहाँ पे इंडिया का कोई रोल नहीं था, मगर इंडिया का रोल नहीं था इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ेगा। पहली समिट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। ये रशिया में होती है हर साल सिंस 2015। ये व्लादिमीर पुतिन का आइडिया था, ये हर साल होती है व्लादिवोस्तोक में। व्लादिवोस्तोक आपको मिलेगा रशिया की ईस्टर्न साइड में। ये जो फोरम है, ऐसा नहीं है ईस्टर्न फोरम के बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, बहुत बड़ा समिट है। ये एक तरीके से गैदरिंग है जहाँ पे रशिया की जो ईस्टर्न साइड है उसको डेवलप करने की बात की जाती है। मगर सिंस यहाँ पे रशिया एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, थोड़ी बहुत यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2018 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एज ए गेस्ट आए हैं चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। इससे पहले 2017 का जो समिट हुआ था उसमें इंडिया की तरफ से मिनिस्टर्स गए थे। तो हमेशा यहाँ पे दुनिया भर से लीडर्स, मिनिस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स भी जाते रहते हैं। और दूसरा समिट हुआ था तेहरान में। तेहरान कैपिटल है ईरान की, और यहाँ पे 3 देश मिले थे, ईरान, रशिया और टर्की। तीनों देश आज के टाइम में यूएसए के साथ रिलेशंस को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। टर्की पे सैंक्शंस का डर मंडरा रहा है। एक जो मिनिस्टर है टर्की की सरकार का, उस पर इंडिविजुअल रूप पे सैंक्शंस लग चुके हैं। टर्की की जो करेंसी है लीरा, वो गिर रही है। उसके अलावा यूएसए को ये चेतावनी दे चुके हैं। काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। रशिया का आपको पता ही है, रूबल की वैल्यू गिर रही है और उनके सैंक्शंस वाले इश्यूज तो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, यूक्रेन के टाइम से। फिर ईरान वाला इशू अपनी जगह है। ईरान डील कैंसिल हो चुकी है और ईरान आज के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम में है, ऑयल सेल नहीं कर पा रहा, अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो ये सारी कंट्री इकट्ठा आई और अपने जो सारे मसले हैं उनको डिस्कस किया। मगर यहाँ पे जो दोनों समिट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये ईस्ट इकोनॉमिक फोरम और यहाँ पर तेहरान समिट, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। दोनों समिट्स में एक चीज़ पर सहमति बनी कि यूएस के डॉलर का यूज़ कम करना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम में यूएस डॉलर को बाहर निकालो और लोकल करेंसीज को ज़्यादा यूज़ करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पे इकोनॉमिक फोरम हो रहा है रशिया में, वहाँ पे रशिया और चाइना दोनों के लीडर्स ने ऑफिशियल ये बयान दिया है कि आपस में ट्रेड करते वक्त हम डॉलर का इस्तेमाल अब कम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उसी के अलावा जो यहाँ पे रशिया, टर्की, ईरान का जो समिट हुआ था तेहरान में, वहाँ पर भी तीनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि डॉलर का यूज़ यहाँ पे तीनों कंट्रीज कम करेंगी। और इसके पीछे इनके पास काफ़ी अच्छा कारण भी है। टर्किश लीरा को अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम में इसकी वैल्यू 38% कम हो चुकी है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें, 1 ईयर की हम बात करें यहाँ पे, इसी दौरान आप रशियन रूबल को देखोगे तो ये 14% गिरा है। सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। आप 3-4 साल की का इसका देखोगे तो करीब ये 40-50% तक गिर चुका है। आज के टाइम में $1 की जो वैल्यू है करीब 68 रूबल के आसपास है। ईरान की करेंसी की अगर हम बात करें, ईरान रियाल, इसकी तो खैर काफ़ी मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन हुई थी। एक रुपी आज के टाइम में, एक इंडियन रुपी 583 ईरानियन रियाल के बराबर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी करेंसी गिरी होगी थ्रू आउट द ईयर्स। रिसेंटली कुछ इसकी वैल्यू उठी थी मगर वापस फिर वो गिरनी शुरू हो गई। तो तीनों कंट्रीज़ काफ़ी प्रॉब्लम में है। चाइनीज़ करेंसी जो है युआन, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉब्लम में है या फिर उनको कुछ खतरा है यूएसए से। चाइना को और टाइप की प्रॉब्लम है, ट्रेड वॉर चल रही है और चाइना को इस बात का डर है कि जो चीज़ वो सोच रहे थे कि 10 साल बाद होगी, कि एक इवेंचुअल यूएसए के साथ एक कन्फ्रंटेशन होगी पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस को लेकर, वो अब दिख रहा है कि 10 साल पहले ही शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वजह से सारे देश यहाँ पे साथ में आ रहे हैं और डॉलर के खिलाफ ये स्टेप्स लेना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या ये तीनों कंट्रीज, मैं यहाँ पे अभी के लिए चाइना को गिन नहीं रहा क्योंकि चाइना यहाँ पे इतना अग्रेसिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ है जितना रशिया, टर्की और ईरान हुए हैं, फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ की बात करें, अगर ये आपस में अपनी जो नेशनल करेंसीज़ हैं उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं और डॉलर को एक्सक्लूड कर देती हैं,
क्यों, तो क्या ये यूएस डॉलर को कुछ चोट पहुंचा पाएंगी, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होगी? चांसेस काफ़ी कम दिख रहे हैं। आप अगर ओवरऑल ग्लोबल गुड्स का जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है वहाँ पे आप देखोगे तो रशिया, टर्की, ईरान अपने आप में बहुत ही कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी इकोनॉमीज काफ़ी छोटी है। इवन दो ईरान एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, मगर ऑयल ओनली टेक्स यू सो फार। उसके अलावा ईरान में कोई आईटी इंडस्ट्री या फिर कोई और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वैसी कोई एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी आप देखो जो तीन जायंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और चाइना। इंडिया को मैंने यहाँ पे फीचर किया नहीं है क्योंकि इंडिया का यहाँ पे भी इतना कोई बड़ा रोल है नहीं। तो बाकी जो तीन यहाँ पे एंटिटीज़ हैं इनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर यहाँ पर ये चाहें कि डॉलर का यूज़ कम करना है तो ऑफ कोर्स डॉलर की जो वैल्यू है, उसका जो ओवरऑल आप कह सकते हैं उसका जो सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ओवरऑल अगर हम दुनिया भर की बात करें कि कितने देश जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त वो डॉलर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, डॉलर और यूरो का, तो देख के आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया करीब 80% अपने जो भी इनके एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये यूरो का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं कुछ 6 से 7% ट्रेड में। और उसके बाद कुछ जो अपनी नेशनल करेंसीज़ है या फिर बाकी जो करेंसी है रीजन की, उसमें ये ट्रेड करते हैं। तो डॉलर हर जगह कहीं भी ट्रेड हो रहा हो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इवन यूरोपियन यूनियन में आप देख लो, वहाँ पे ठीक है यूरो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मगर वहाँ पर भी डॉलर का एक काफ़ी बड़ा आपको रोल दिखेगा, काफ़ी बड़ी प्रेजेंस दिखेगी। तो अभी के लिए डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज़ फॉर द टाइम बिंग डॉलर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। अब ट्रेड की बात हो गई, फिर बात आती है रिजर्व की। यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंट्री, चाहे वो रशिया भी क्यों ना हो, अपने पास डॉलर रखती ही रखती है। बहुत ही बड़ी संख्या में, बिलियंस में उनका जो रिजर्व होता है उसमें आपको डॉलर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ऑफकोर्स आपको फॉरेक्स रिजर्व में सोना और भी चीज़ें मिलेंगी, मगर डॉलर का वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू में सारी दुनिया अभी भी काफ़ी हद तक यकीन रखती है। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि यूएस डॉलर ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। आप ये कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिजर्व करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारी रिजर्व करेंसीज हैं, उसमें से एक आज के टाइम में डॉलर बना हुआ है। किसी इंस्टीट्यूट ने आज के टाइम में 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने अभी के लिए डिक्लेयर नहीं कर रखा कि डॉलर आपके पास होना ही चाहिए। ये कंट्रीज चूज़ करती हैं कि हम अपने रिजर्व में डॉलर रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पर हमको भरोसा है और आने वाले टाइम में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए। ना यहाँ पे आप देखोगे तो यूएस डॉलर एज ए रिज़र्व दुनिया के 63% शेयर में आता है। मतलब कि दुनिया भर के अगर आप रिजर्व्स को जोड़ दो, करेंसी रिजर्व्स को जोड़ दो, उसमें 63.5% आपको मिलेगा डॉलर। और यूरो का शेयर है 20%, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। येन का शेयर है, ये जापानीज़ करेंसी है, येन 4.5%। पाउंड स्टर्लिंग यूके का ये आपको मिलेगा 4.5% के आसपास। फिर ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर, चाइनीज़ युआन अभी तक काफ़ी ज़्यादा कम है, करीब दुनिया का आप कह सकते हैं 1.1% जो रिज़र्व है वो आपको चाइनीज़ युआन में मिलेगा। फिर स्विस फ्रैंक, इस तरीके से ये कैटेगरी बटी हुई है। मतलब कि दुनिया के ज़्यादातर देश यूरो और डॉलर को अपने रिज़र्व में रखना पसंद करते हैं। इंडिया भी काफ़ी बार ये करता है। इंडिया को जब यहाँ पे अपना रिज़र्व बढ़ाना होता है तो एक्सपोर्ट के ज़रिए और तरीके से भी अपना रिज़र्व बढ़ा लेता है, या अगर कम करना होता है तो गोल्ड खरीद के और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके अपना रिज़र्व कम भी कर लेता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ठीक है, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ आज भी यूएस डॉलर को एज रिज़र्व रखना पसंद करते हैं, मगर इसका रीज़न क्या है? डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग बना क्यों कि आज के टाइम में चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, इन सारी कंट्रीज़ को मिलकर बातचीत करनी पड़ रही है कि कैसे डॉलर के यूज़ को वो कम करें, और इस पर एक उनको सहमति बनानी पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले हमको जाना होगा यहाँ पर 1945 में एक नए मॉनेटरी सिस्टम का जन्म हुआ था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ये एग्जिस्टेंस में आया। इस सिस्टम के अंडर क्या था कि दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये माना कि ठीक है, यूएस डॉलर जो उस टाइम एक काफ़ी अच्छी करेंसी थी, यूएस एक बहुत ही बड़ा विक्टर था वर्ल्ड वॉर 2 का और यूरोप को भी रीबिल्ड करना था। तो इन सब कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि एक करेंसी को हम मानते हैं द ग्लोबल रिजर्व करेंसी, और हम ये मान के चलते हैं कि गोल्ड
का जो रेट है वो तय होगा $35 पर आउंस। आउंस एक यूनिट होता है मेजरमेंट का। तो बेसिकली यहाँ पर सारी कंट्रीज़ ने ये कहा कि आज भी हमारा भरोसा तो गोल्ड पे ही है। अब गोल्ड के बारे में सुनो, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया भर की कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, जब चोला एम्पायर आया, जब बाद में इंडिया में इन्वेजन हुई बाय वेरियस इन्वेडर्स, हर वक्त गोल्ड की वैल्यू रही थी। गोल्ड हमेशा से एक वैल्यूबल कमोडिटी है, उसको हमेशा से एक आप कह सकते हैं करेंसी के रूप में या फिर एक ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बरकरार रहा 1945 में भी। उस वक्त सारी कंट्रीज़ का भरोसा तो गोल्ड में था, मगर यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि यूएस डॉलर एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है गोल्ड को। तो बहुत सारे जो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, उन्होंने क्या किया कि अपने जो गोल्ड के रिजर्व थे वो यूएसए को दोनों स्टार्ट कर दिए। इसमें फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी, वेरियस जो कंट्रीज थी ये इन्वॉल्व थी। उन्होंने अपने गोल्ड रिजर्व्स यूएसए में शिफ्ट कर दिए और कहा कि ठीक है, आपकी करेंसी जो है डॉलर, उसकी वैल्यू आज से फिक्स तय हो गई कि $35 पर आउंस। तो मतलब कि गोल्ड के रेट के हिसाब से ही सोने का रेट चलेगा। और कल को किसी भी कंट्री को अपना सोना वापस चाहिए या फिर सोने के बदले वो गोल्ड को कन्वर्ट करना चाहती है, तो ये जो $35 वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आज भी, उस समय भी सोने पर, गोल्ड पर सबका सबसे ज़्यादा भरोसा था। अब इस डील के बाद यूएसए को काफ़ी पावर मिल जाती है। उनकी जो करेंसी है डॉलर, इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो इस पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो ये देखता है कि यूएसए बहुत सारी वॉर्स में उलझ रहा है और अपनी करेंसी का मिसयूज़ कर रहा है, और बेसिकली उनको लगा कि ये हमको ज़्यादा सेफ लग नहीं रहा जिस तरीके से डॉलर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ कंट्रीज़ ने अपने रिजर्व यहाँ पे विड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारी कंट्रीज इन्होंने धीरे धीरे अपना यहाँ पे गोल्ड का जो स्टॉक था यूएसए में कम करना स्टार्ट कर दिया। फिर फ्रांस की बारी आई। फ्रांस का बहुत सारा रिजर्व पड़ा हुआ था यूएसए में। फ्रांस ने कहा कि ठीक है, वी वांट इट बैक, हम अभी यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे। अब जैसे ही ये होता, डॉलर की वैल्यू सीधा नोज डाइव करके नीचे गिर जाती। तो उस टाइम यूएसए ने, मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत कम ये मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेशर्मी से यहाँ पे जो है एक अपना वादा तोड़ दिया और यहाँ पे दुनिया भर को ये कहा कि जो गोल्ड का जो सिस्टम था वो $35 वाला, $35 पर आउंस, इसको हम तोड़ रहे हैं। आज से कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि ये लो तुम्हारे डॉलर और हमको हमारा सोना वापस कर दो। ये सिस्टम कैंसिल। सोना हमारे पास रहेगा, गोल्ड की वैल्यू जैसी है वैसे मेंटेन रहेगी, आपको ये मानना पड़ेगा। और ये सब हुआ 1971 में। गोल्ड को डॉलर के साथ जो पैक कर रखा था वो समाप्त हो जाता है 1971 में, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन्स एरा। रिचर्ड निक्सन बहुत ही एक, मैं कहूँगा, आइकॉनिक और कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट थे यूएसए की हिस्ट्री में। इन्हीं के कार्यकाल में 1971 का इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हुआ और इंदिरा गांधी को लेकर इनके काफ़ी ख़राब विचार थे। पहले तो यहाँ पे यूएसए बेशर्मों की तरह 1971 में कहता है कि अब आज के बाद सारे जो रिजर्व्स हैं हमारे पास रहेंगे और यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वहाँ पे बरकरार रहेगी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये काफ़ी नहीं था। बहुत सारी कंट्रीज़ इससे सेटिस्फाइड नहीं थी और यूएस डॉलर की वैल्यू काफ़ी हद तक गिर भी रही थी। तो इस टाइम रिचर्ड निक्सन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डील करी सऊदी अरेबिया से और बाद में ओपेक कंट्रीज से भी। डील ये थी कि यहाँ पे यूएसए सऊदी अरेबिया को और कुछ ओपेक कंट्रीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मेनली सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और उसके बदले में सऊदी अरेबिया ये इंश्योर करेगा कि ऑयल का जो भी यहाँ पे ट्रेड होता है वहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल करना मस्ट होगा। मतलब कि टी बिल्स का इस्तेमाल करना मस्ट होगा। ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो यूएसए का फेडरल रिजर्व इशू करता है, बेसिकली डॉलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सऊदी अरेबिया के ज़रिए, सऊदी अरेबिया के ऑयल की सप्लाई के ज़रिए यूएसए ने वापस डॉलर की इम्पोर्टेंस दुनिया भर में मेंटेन करी और ये रिचर्ड निक्सन का मास्टर स्ट्रोक था। तो इसी के साथ पेट्रो डॉलर का जन्म होता है बाय रिचर्ड निक्सन। और अजीब बात यह है कि जिस व्यक्ति ने पेट्रो डॉलर बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको ऑयल खरीदना है तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वाई डॉलर की वैल्यू आज के टाइम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जन्म होता है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के रिचर्ड निक्सन, इनकी फॉरेन पॉलिसी कमाल की थी मगर डोमेस्टिक पॉलिसी काफ़ी वीक थी इनकी, और इन पे कुछ करप्शन के चार्जेस भी लगे थे और इनको रिज़ाइन करना पड़ा अपने टेन्योर से पहले, और काफ़ी इनफेमस प्रेसिडेंसी इनकी मानी जाती है। इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं, पेट्रो डॉलर की बात नहीं कर रहा, रिचर्ड निक्सन की रेजिग्नेशन के बारे में, तो ये आप मूवी देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है फ्रॉस्ट निक्सन।
तो आज के टाइम में देखो, एक तो यूएसए की मिलिट्री माइट है और साथ में बहुत सारी जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, वो डॉलर को सपोर्ट करती हैं। उसके अलावा यूएसए के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पड़ा है। इस सब की वजह से वो चाहे तो आज भी आने वाले टाइम में वापस डॉलर को पैक कर सकते हैं विद गोल्ड, और तब भी डॉलर की जो वैल्यू है कुछ हद तक कम होगी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इन सब कारणों की वजह से अगर यहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना का ओवरऑल आप गोल्ड रिजर्व देखोगे तो काफ़ी कम है कंपेयर टू यूएस, और यहाँ पे यूएसए के साथ उनके अलाइज भी हैं, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए यूएस, काफ़ी कंट्रीज़ का इसको सपोर्ट भी है, और इसलिए जो भी यहाँ पे समिट्स हुई हैं इनका कुछ आप कह सकते हैं कुछ अफेक्ट होगा डॉलर पे, वो काफ़ी कम चांस है उसके, और कम से कम आने वाले कुछ दशकों तक तो डॉलर अपनी डोमिनेंस बना कर रखेगा। तो ये था पूरा एनालिसिस इस टॉपिक का, किस तरीके से सैंक्शंस की वजह से और किस तरीके से यूएस वेपनाइज कर रहा है डॉलर को, उसकी वजह से ये सारे कंट्रीज़ काफ़ी अनहैप्पी हैं, और अब डॉलर के खिलाफ एक मुहिम शुरू तो हुई है, मगर उसका कुछ रिजल्ट होगा या नहीं होगा, वी डोंट रियली नो मच अबाउट इट। खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।